अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फ़रमाए, और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता फ़रमाए, आमीन। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। थंबनेल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। काफ़ी अर्से से मैसेजेस आ रहे थे कि उन्हें प्रॉपर एक जो है वन टू ऑल सारे स्टेप्स बताए जाएँ, और ताकि किसी किस्म की उन्हें प्रॉब्लम ना आ सके ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़े को अप्लाई करने के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो थ्रू आउट सारे स्टेप्स को आपने आज फॉलो करना है, समझना है, ताकि किसी किस्म का आपके साथ कुछ स्पैम ना हो सके। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर खुद भी करते हैं, तब भी समझदारी के साथ करना है आपने। वन बाय वन स्टेप आपको बताऊँगी, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। टिप्स एंड ट्रिक्स को मिस नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई पॉइंट जो है मिस ना हो सके। जी, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अच्छा जी, जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो पहला स्टेप ये है कि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है, पहले तो आप गूगल पे जाके यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें। आप अपने मतलब कि देख लें, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च कर लें, तो आप वहाँ से देखें यूनिवर्सिटीज़। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टेप ये कि आप जो हैं आप अप्लाई करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में भी आप जो है एडमिशन अप्लाई करना चाहती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको ये बताऊँ कि कभी भी जो है एक यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड आपको अगर एक यूनिवर्सिटी से नहीं जो है रिप्लाई आता, तो कम से कम आपके पास दो या तीन बाकी मज़ीद यूनिवर्सिटियों का टाइम जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई मत करें। तो ये हो गया दूसरा स्टेप कि आपने जो है 2 या 3 जो है यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लिया और वहाँ पे ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि कुछ एजेंट से आप जब अप्लाई करवाते हैं, तो एजेंट ऑफ़र लेटर के भी आपसे पैसे चार्ज करते हैं, जबकि ऑफ़र लेटर के कोई पैसे नहीं होते। कुछ एजेंट चार्ज कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूँ ताकि आपके माइंड में इस चीज़ का ख़्याल रहे। अच्छा जी, उससे अगला स्टेप ये है कि आपने जब भी कोर्स को सिलेक्ट करना है, तो रेलेवेंट कोर्स जो होगा उसको ऑप्ट करना है आपने। और दूसरी बात ये है कि आपने अपने एक्सपेंस को देखना है, अपने फंड्स को देखना है कि आप कितना जो फंड्स हैं वो बियर कर सकती हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये बात होती है कि अगर वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, तो शायद उनका डेफ़िनेटली जो वीज़ा है वो लग के आ जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये जो लेवल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ये उनके अपनी असेसमेंट्स के लिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ अप्लाई करेंगे, वहाँ से आपको ज़रूर यानी कि रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके बजट पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि अगर आप लेवल 1 की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, तो उसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आप अपनी पॉकेट को भी देखें, जेब को देखें कि आप कितने फ़ंड जो हैं वो शो कर सकते हैं और फ़ंड बियर कर सकते हैं। अगर आप दूसरे लेवल की यूनिवर्सिटी में देखते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके फंड्स उससे कम हो जाएँगे, या फिर आपके पास अगर बहुत कम फंड है, ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर आप कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए। कॉलेज के फंड्स जो होते हैं वो निस्बतन लेवल 1 और 2 से निस्बतन कम होते हैं, ठीक है। आपने देख लेना अपने अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट के आपने आगे क्या करना है। कितना बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर उसका सारा जो चार्जेस का होता है, फंड्स का होता है, आपको एक बाकायदा कॉलम में आपको उन्होंने ब्रीफ किया होता है, जिससे आप आइडिया लगा सको कि इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। बेशक आपने उसको जो है 6 मंथ की पे करनी है, बाकी वहाँ जाके करनी है, लेकिन चूँकि सारी कैलकुलेशंस तो आपको भी निकालनी पड़ेंगी। बाकी अगला स्टेप आता है जी जीटी क्लियर करने का। जीटी क्या होता है मैं आपको बताती चलूँ, जीटी की अहमियत क्या है, मैं अपनी नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा जो जैसे ही आपकी जो है वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप पीआर अप्लाई करें, और पीआर अप्लाई करते हुए आपकी जीटी की बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी अहमियत होगी, क्योंकि जीटी के आपको मिलते हैं पॉइंट्स। और क्या होता है वो जीटी वो होता है कि जब आपने जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है उसके जो एक्सपेंस आपने बियर करने हैं, तो उसके लिए आप अपने फ़ीस वगैरह जो भी यूनिवर्सिटी की होगी वो सारा उसको आप किस थ्रू आप जो है आगे जाके उसको बियर करेंगी, वो सारी चीज़ें आपने इसमें जो है शो अप करनी होती हैं, अपनी स्टेटमेंट बनानी होती है, और उसमें आपने शो करना होता है अपने फंड्स को, और उसको इस तरह से शो करना होता है कि वो वेरीफाई भी हो सकें। अच्छा, होता है ये कि एजेंट के थ्रू जब अप्लाई करते हैं, तो एजेंट अगर फेक डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अप्लाई करते हैं, ज़ाहिर बात है कि कुछ स्टूडेंट्स उस वक्त वो इतना शो नहीं कर पा रहे होते, और वो फेक इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, तो
आप उनसे जब भी किसी एजेंट्स के थ्रू जब अप्लाई करें तो अपने एजेंट से ये कहें कि प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट अगर कोई भी लगाएँ तो वो ऐसा होना चाहिए जो कि वेरीफ़ाई हो सके, क्योंकि इसमें मैं आपको बताती चलूँ, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कभी उनका वीज़ा पहुँचने के बाद कैंसल हुआ और उनको वापस आना पड़ा, और रीज़न क्या थी, जो कि जैसे वो यहाँ से वहाँ गए तो इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स ने वहाँ उन्हें रोक लिया और उनसे इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप में के क्या फ़ंड्स हैं, और इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस किए, जिस पे उन्होंने उनको बताया कि आपके तो फंड्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक लगे हुए हैं, तो इस वजह से आपका वीज़ा जो है वो कैंसल हो चुका है, लिहाज़ा आप वापस चले जाएँ। तो आप खुद सोचें कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीती होगी जब उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा होगा। उसकी वजह ये थी कि एजेंट ने उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे फेक लगाए थे, और फेक भी वो लगाए थे कि जो बिल्कुल वेरीफ़ाई नहीं हो सके, जस्टिफ़ाई नहीं हो सके, उनके जो स्टेटमेंट के, उनके फंड्स के शो ही नहीं हो सके कि वो यूनिवर्सिटी में आगे जाके इन डॉक्यूमेंट्स वो सॉरी इन अखराजात को उठा सकते हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने जब इसको चेक किया, पहले तो ये था कि वो उनको पता था कि ठीक है स्टूडेंट्स आ रहे हैं और इनके ये चीज़ें सब हो रही हैं, लेकिन जब उनका कुछ माइंड का पता नहीं चलता है कि वो क्या चीज़ को जो है प्रॉपर्ली वेरीफाई करने लगे, तो वो वेरिफिकेशन ही ना निकले। तो ये भी हो सकता है कि वीज़ा लगने के बाद भी कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है कि जो कोशिश करें कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो फेक ना हों, वो प्रॉपर हों, और वेरीफाई जो हो सकें और बिल्कुल जस्टिफाई हो सकें। आपकी स्टेटमेंट जो है पूरी जस्टिफाई होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सीओई आता है, कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट इसको बोलते हैं। सीओई में क्या चीज़ें आती हैं कि हमने जो ऑफ़र लेटर पर अपना कोर्स का जो ड्यूरेशन दिया जाता है, उसकी जो हमने इंश्योरेंस कैलकुलेट करनी होती है, उसको सीओई बोलते हैं। उसकी इंश्योरेंस कैलकुलेट करनी है, जस्ट लाइक अगर आपने बैचलर्स करने जा रहे हैं, आपका 4 ईयर का प्लान है, तो आप 4 ईयर की जो इंश्योरेंस आती है वो आप कैलकुलेट उसकी करेंगे, ठीक है? और अगर आपका 2 इयर्स का प्लान है, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो फिर आप 2 इयर्स की इंश्योरेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो उसको सीओई कहते हैं, उसकी कैलकुलेशन आपने निकालनी होती है। अच्छा, अब इसका जो मेडिकल होता है, इसका एक टेस्ट होता है, वो भी आपने करना होता है, और ये इंश्योरेंस हो गई, मेडिकल हो गई, ये वहीं से करवानी होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पैनल में आते हैं, जो लोग मेडिकल कर रहे होते हैं। अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको सर्च हो जाएगा कि जो स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, उनका मेडिकल और इंश्योरेंस जो है कहाँ से होनी चाहिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप बिल्कुल उन्हीं जगहों से करवाएँ जो कि इनके पैनल पे आती हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मेडिकल जो होता है कि वो वीज़ा लगने के बाद होता है या वीज़ा लगने से पहले। इससे रिलेटेड आपको एक और बात भी बताती चलूँ, और साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँ कि जो वीज़ा जो होता है ना, वो मेडिकल के बाद आपका लग के आता है, ठीक है? अब इसके बारे में आपको एक बात बताती चलूँ कि एक स्टूडेंट ने जो है वो एजेंट से अप्लाई करवाया वीज़ा, और एजेंट ने जो इनिशियल स्टेजेस पे ऑफ़र लेटर के और एम्बेसी फ़ीस वग़ैरह भी उससे ले ली, जो कि लगभग 60 से 70,000 थी। तो बट लेकिन क्या है कि कुछ देर के बाद लड़के को कह दिया जी आपका मेडिकल तब होगा कि जब आपका वीज़ा आ जाएगा। लड़के को चूँकि प्रॉपर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने कहा ठीक है। तो थोड़े अरसे के बाद उनको वो जब गए तो उन्हें बोल दिया आपका तो वीज़ा जो है अप्रूवल नहीं आ सकी, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ों से, ऐसी परेशानियों से, और फिर उनके पैसे भी उन्होंने बोल दिए जी नॉन रिफंडेबल है, अब हम क्या करें, आपका वीज़ा नहीं लग के आया तो इसलिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए, ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल रखें। ये वीडियोज़ बनाई आप एक के लिए इसलिए जाती हैं कि कोई स्टेप अगर आपने लेना है तो पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लें, और ये आप ज़हन में रख लें इस पॉइंट को कि वीज़ा जो है वो आपकी तमाम क्राइटेरियाज़ को पूरा करने के बाद आपको ग्रांट किया जाता है। अब ये मेक सेंस ही नहीं आती कि आपको वीज़ा लग जाए और फिर आपका मेडिकल रिपोर्ट आपसे तलब की जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो मेडिकल लिया जाता है, उसमें आपका चेस्ट का एक्स-रे वगैरह होता है, एचआईवी का टेस्ट होता है, आपका हेपेटाइटिस सी का टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं, तो आप खुद सोचें कि वो कैसे आपको वीज़ा ग्रांट कर दें जब तक उनके पास आपकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को इस तरह से मेक सेंस करें कि आपने वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी क्लियर होंगी, आपकी इंश्योरेंस क्लियर होगी। ठीक। अच्छा, अब इंश्योरेंस को लेके मैं आपको एक ट्रिक ये भी बता दूँ कि इंश्योरेंस आपने उतनी करवानी है, जो स्टूडेंट तो उतनी इंश्योरेंस करवाते हैं जो कि उनकी स्टडी की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो मैं आपको एक टिप एंड ट्रिक ये देती चलूँ कि आपने आगे जाके अगर पीआरबी अप्लाई करनी है, तो फिर आप इंश्योरेंस अपनी जो है ना ड्यूरेशन के अलावा अबव 3 मंथ्स की करवाएँ, ठीक है? ये टिप एंड ट्रिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपके आगे आने वाले वक़्त में काम आने वाली है बात। आप अपनी इंश्योरेंस जो है अपनी ड्यूरेशन से 3 मंथ्स आगे की करवानी है, क्योंकि अगर आप बाद में चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर अप्लाई करें, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह
डिफ़ाइन कर दूँगी, ब्रीफ़ कर दूँगी कि वो किस तरह से करना है। आपने पीआर अप्लाई करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसमें यही है कि आप अपनी इंश्योरेंस 3 मंथ्स ज़्यादा करें, इससे ये होगा कि आपकी जैसे ही स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आपके पास पीआर अप्लाई करने के लिए जो एक टाइम पीरियड आपको चाहिए होगा, उसके लिए आपको दोबारा इंश्योरेंस अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। उस कंट्री के अंदर रहते हुए ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, तो आप पीआर भी अप्लाई कर देंगे जैसे ही आपकी एजुकेशन वहाँ पे कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप अपनी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग लेके गए होंगे, इंश्योरेंस आपने करवाई होगी, तो डेफ़िनिटली आपको दोबारा से वहाँ पे इंश्योरेंस भी अप्लाई करने पड़ेगी। अगला स्टेप आ जाता है जी ट्यूशन फ़ीस का। ट्यूशन फ़ीस जो होती है वो आपने हमेशा स्टूडेंट ने अपने अकाउंट से ही पे करनी होती है, ठीक है? और जो फर्स्ट लेवल की फ़ीस होती है जो कि फर्स्ट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी फ़ीस जो होती है वो 30,000 से 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक होती है, ठीक है? और जो सेकंड लेवल होता है उनकी 25,000 से 35,000 तक होती है। और 1 ईयर की ये ट्यूशन फ़ी होती है जो कि स्टूडेंट ने पे करनी होती है। और इसी तरह जिन्होंने कॉलेज में अप्लाई किया होगा उनकी जो होगी वो 15,000 से लेके 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक होती है ट्यूशन। इसलिए आपने जो यूनिवर्सिटी है चूज़ करनी है ताकि आपको पता चल सके कि आप उसके एक्सपेंस को बियर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, फ़ीस पे कर सकते हैं, नेक्स्ट नहीं कर सकते। बेशक आपने 6 मंथ की फ़ीस जो है वो पहले जमा करवानी होती है। लेकिन फिर भी आप जो है इन चीज़ों को पहले से अपना एक बजट बना के ज़रूर रख लें कि इतना खर्चा तो आने वाला ही है। आपको सीओ की तरफ से जो एक लेटर आएगा उसको और ऑफर लेटर को आपने अटैच कर देना है और फिर आपने लास्ट अपने एम्बेसी चले जाना है उनको लेके और एम्बेसी में जाके उनकी जो फ़ीस है वो पे कर देनी है। अब आपको जीटी आपने अपने क्लियर करने हैं, फंड्स वगैरह शो करने हैं, तो उसके लिए आपको जो है बाकायदा यूनिवर्सिटी से कॉल आएगी और कॉल में पूछा जाएगा आपके फंड्स के प्रूफ्स वगैरह वेरिफिकेशन। तो उस दौरान आपने उनको जो जितने भी प्रूफ्स हैं उनको अच्छे तरीके से सॉलिड जो है उनकी वेरिफिकेशन करवानी है, सॉलिड प्रूफ देने हैं आपने उनको, क्योंकि वो इंटरव्यू से आपसे पूछ लेंगे तो वो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, कन्विंसिंग तरीके से प्रिपेयर करनी है उसके लिए भी। और प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका 2 से 3 मंथ है, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स को लेके ऑफर लेटर से लेके एम्बेसी के फ़ीस तक जो टाइम होता है वो 2 से 3 महीने तक होता है। माइंड में ये रख लें कि आपका कितना टाइम इसकी प्रोसेसिंग में और एम्बेसी में फ़ीस जमा कराने से लेके और फिर एम्बेसी का जब आगे प्रोसेसिंग टाइम होगा उसमें कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं आपको बताऊँ इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट वीज़ा का रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स हो भी रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़ अब काफ़ी अरसे से फारिग बैठी हुई थी इनकी यूनिवर्सिटियाँ। तो कोविड के बाद की सिचुएशन ये है कि ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स आएँ, तो इसलिए आप अप्लाई कर दें क्योंकि यहाँ पे बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। कनाडा जिन लोगों का कनाडा से भी रिफ्यूज़ हो गया, कनाडा में हायर एजुकेशन उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन वो नहीं वीज़ा आ सका, तो वो भी अब ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया का रुख कर लिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक़्त जो है ना वीज़े लग रहे हैं और वीज़े दिए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इसमें इसलिए आपका भी वीज़ा ज़रूर लगेगा। बस स्टेप्स को आपने फ़ॉलो करना है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चलना है कोई, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और दूसरों के साथ भी शेयर कर लें और मुझे दें इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।